नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DV लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DV लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। और आपसे जरा समझूं, क्या कुछ आपके पास खबर है उत्तर प्रदेश को लेकर और दूसरे राज्यों को लेकर? देखिए, वोटिंग जिस तरह से थोड़ी सी बढ़ी है इस बार, उसकी वजह एक तो थोड़ा गर्मी भी कम दिख रही है इधर, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है उसमें खास उत्साह नहीं है। बस थोड़ा सा मूवमेंट जरूर बढ़ा है, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को नकार रहे हैं वो पूरे उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं और जरा भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो खुल करके कह रहे हैं। आपने कई वीडियो देखे होंगे, ट्विटर पर चल रहे हैं इस समय। लखीमपुर खीरी में जो बेईमानी हो रही है उसको लोग अपोज कर रहे हैं और भी दूसरी जगहों पर EVM की गड़बड़ी की भी खबरें आई थी, लेकिन वोट परसेंटेज धीरे धीरे बेहतर होते जा रहा है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां, जो हवा है वो ये कह रही है कि चौथा फेज निर्णायक साबित हुआ है और अब मुझे लगता है कि आगे के जो फेज हैं वो केवल एक औपचारिकता है। जो ट्रेंड बना था पहले ही फेज में वो कंटिन्यू हुआ है। लगातार कोशिश हुई नरेंद्र मोदी के द्वारा कि किसी तरीके से वो इस चुनाव में कोई ट्विस्ट पैदा कर सके, कोई मोड़ ला सके, लेकिन वो हुआ नहीं। जो टोन सेट हुई थी इलेक्शन की, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने। इंडिया अलायंस ने जो सामूहिकता दिखाई थी, बहुत सारी कोशिशें हुई कि इंडिया अलायंस को दिखाया जाए कि वो घमंडिया और आपस में उनके टूट फूट है, लेकिन वो सारी चीजें जमीन पर नहीं दिख रही थी। बिल्कुल नीतीश कुमार के जाने के बाद भी थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं इंडिया अलायंस थोड़ा पिछड़ रहा है। उस समय हम लोग भी इस बात को कह रहे थे, लेकिन जो लोग हैं, ये चुनाव सच में लोगों ने लड़ा है। ये चुनाव नागरिकों ने अपने नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए लड़ा है। संविधान की रक्षा के लिए लोग आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ है, जिसको हम कहते हैं मुद्दे, वो मुद्दे कांग्रेस पार्टी सेट कर रही थी और उसी के तरह बिहार में तेजस्वी यादव सेट कर रहे थे। जॉब की बात कर रहे थे वो कि मोदी जी रोड शो कर रहे हैं लेकिन हम तो जॉब शो कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी लगभग वही एजेंडा सामने रखा, नौकरियों का, महंगाई कम करने का। और अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया नौजवानों के बीच में। और जो भी इस समय, और हम लोग जब कहते हैं कि ये यूथ का भारत है, तो अगर उनके पास रोजगार ही नहीं होगा, अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं होंगे, अगर महंगी फीस होगी, तो जो पोटेंशियल है हमारे देश का, जो नौजवान है, उसको आप कैसे इस देश की तरक्की में, उसकी समृद्धि में कैसे उसकी सहभागिता, कैसे उसकी योगदान को कर पाएंगे। लेकिन मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने लगातार वो धर्म, पाकिस्तान और ये सब किया। तो जो टोन सेट कर दिया मुद्दों वाला कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने, इसको डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी ने पूरा जमीन आसमान एक कर दिया। वो भारत में कभी हिंदू मुसलमान कर रहे थे, कभी PO को जा रहे थे अमित शाह, फिर पाकिस्तान चले गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि विपक्ष ने उनके मुद्दे को छेड़ा नहीं। आपको जो भी करना है आप करते रहिए, हम तो मुद्दों की बात करेंगे, हम तो महंगाई कम करने की बात करेंगे, हम तो रोजगार देने की बात करेंगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि लोग भी लगातार उन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि आज लखनऊ में और कुछ जगहों पर यह सूचना आती है कि साहब स्कूलों में बम लगा हुआ है या हम इसको, ये कहां से खबरें आ रही साहब? आपका ये इंटेलिजेंस है वो कैसे फेल हो रहा है? और चुनाव के बीचों बीच क्यों लोगों को क्या डराया जा रहा है? ये आरोप पिछली दफा दिल्ली में लगा था, क्यों जांच नहीं हो पा रही है? कहां से आ रहे हैं ये मेल और क्यों इस तरह के मेल्स को ओपन किया जा रहा है? क्यों उसको एक्सपोज करके लोगों को डराया जा रहा है? ये काम तो सुरक्षा एजेंसियों का है। इसके पीछे भी
जो आरोप है विपक्ष का कि यह कुछ खेल है लोगों के भीतर वो इस्लामोफोबिया पैदा करने का, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग इस समय अपने बेहतरी के लिए वोट करने के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा, उनके रोजगार के लिए वोट करने के लिए जा रहे हैं, महंगाई कम करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चौथे चुनाव में ही लगभग निर्णय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बहुमत हासिल करने नहीं जा रही है। 400 पार की तो बहुत बड़ी बात है जी। बीजेपी मुश्किल से 200 सीट पहुंच रही है और ऐसी स्थिति में इंडिया अलायंस को सीधे तौर पर बड़ा दिख रही है। कुल मिलाकर के जनता। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए राजीव जी, पहले मैं श्याम रंगीला से शुरू करता हूं। श्याम रंगीला कॉमेडियन हैं और उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी की मिमिक्री नहीं की है, राहुल गांधी की भी की, और जितना तीखा हमला वो नरेंद्र मोदी पर करते रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की। और आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कहीं कोई एक टिप्पणी भी की गई हो, क्योंकि राहुल गांधी उस परंपरा में आते हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। एक कार्टूनिस्ट जब उन्हें गधा बना करके पेश करता है कार्टून में, तो वो दूसरे दिन फोन करके बोलते हैं कि आइए गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे क्या। वो डेमोक्रेसी नेहरू ने बनाई थी और देश के तमाम, चाहे बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, उनको ये करने का अधिकार है, वो आलोचना करें, इस तरह की क्रिएटिव आलोचना करें। और आप चले जाएं अमेरिका में तो जिस तरह की आलोचना होती है, अगर ऐसी होने लगे आज इस देश में तो क्या होगा। पिछले 10 साल से एक जो बॉलीवुड की नेत्री हैं जिन्होंने कहा कि डर इस देश ने 2014 से सीखा। इसके पहले आप मनमोहन सिंह की आलोचना करते थे, किसी की भी आलोचना कर सकते थे, लेकिन आज नहीं कर सकते। आश्चर्य इस बात का है कि जो नरेंद्र मोदी अपने आप को महामानव घोषित करते हैं, उनके भक्त तो खैर करते ही करते हैं। उनको देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं वो कहते हैं कि विष्णु के अवतार हैं। वो डर रहे हैं श्याम रंगीला से, बनारस के और 2-4 लोगों से, और डर किसमें डर दिखा रहे थे? राहुल गांधी में। अमेठी नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने तो ताल ठोक दी ना वहीं बगल से, रायबरेली से, और यहां साहब आप नॉमिनेशन नहीं फाइल होने दे रहे हैं। तो इतना डर है क्या नरेंद्र मोदी को? दरअसल जब आभा इस तरह की बना ली जाती है कि फला व्यक्ति तो अब गॉड हो गया है, तो फिर वो कतई इस तरह की चीज नहीं पसंद करता। आज मोदी जी के बारे में क्यों कहा जाता है कि साहब कभी वो पुतिन की तरह लगते हैं, कभी किम जोंग की तरह लगते हैं, कभी किसी तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो जिसने लोकतंत्र को सिखाया और दुनिया के कई देशों को, जिस तरह का भारत का लोकतंत्र डेवलप हुआ गरीबी में, एक गरीबों का कैसे लोकतंत्र होता है और कैसे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ये भारत ने सिखाया, दिखाया दुनिया को। लेकिन आज जिस तरह से उसका गला घोंटा जा रहा है, दुनिया के तमाम देशों की निगाहें इस चुनाव पर लगी हुई है, और जो तमाशा किया जा रहा है मीडिया के, उसमें तो जो हालत हुई है पत्रकारिता की सूचकांक में, वो तो सबको मालूम है। जो आलोचना करेगा उसे पीटा जाएगा, किसी को गोली मारी जाएगी, अभी जयशंकर गुप्ता जी ने बताया। लेकिन आश्चर्य मुझे बार बार हो रहा है कि मोदी जी के पहले कोई नामांकन करने जाता है तो साहब दरवाजे बंद हैं। क्या इसलिए कि नरेंद्र मोदी में बेहद घबराहट है, या इसलिए कि साहब महामानव है तो वो पहले करेंगे, इसके बाद आप कर सकते हैं? अब आप समझिए कि कितना खौफ है उन अधिकारियों में जिनके पास जिम्मेदारी है कि वो इस लोकतंत्र के उत्सव को संचालित करें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी डर के, बिना किसी मताग्रह के। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। ये वो सिर्फ उसका दरवाजा नहीं बंद हो रहा है, ये लोकतंत्र का दरवाजा बंद हो रहा है। और यही हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता है। हार जीत तो होती रहती है। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, वो भी पराजित हुई। लेकिन जब लोकतंत्र कमजोर होता है तो उससे जो सबसे दूर कहीं हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके अधिकार कहीं टूटते, बिखरते, छिनते हुए नजर आते हैं।
जिन अधिकारों का संरक्षण संविधान करता है, उसी संविधान पर हमला सीधे तौर पर मुनादी की जा रही कि साहब हमको 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान खत्म करना है। लोगों ने कह दिया है कि नहीं साहब, संविधान तो तुम ना बदल पाओगे, हम तुमको ही बदल देंगे, और आज निकले हुए हैं लोग। तो ये डर क्या इसलिए है क्योंकि लोग आपको बदलने पर बिल्कुल बैठे हुए हैं, इस धूप में भी जा रहे हैं, क्योंकि आप तो फिर हमेशा के लिए लोगों को जिस हालत में ले जाना चाहते हैं कि उससे अच्छा है कि एक दिन की धूप सह ली जाए, कम से कम 5 साल छाया मिलेगी या लंबे समय तक के लिए छाया मिलेगी। लोग इसीलिए निकल रहे हैं ना, लोग इसीलिए वोट कर रहे हैं ना, इनके बदलाव के लिए। उत्तर प्रदेश और बिहार, अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ों पर आऊं, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको आश्चर्यजनक नतीजे मिलेंगे। चुनाव के 15 दिन पहले तक कोई ये नहीं सोचता था कि उत्तर प्रदेश में, अब बिहार में आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव बड़ा देर से शुरू हुए, तेजस्वी यादव जितनी मेहनत भी वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग खड़े हुए, अखिलेश यादव ने एक तारीफ का काम किया कि सामाजिक समीकरण बहुत अच्छे उन्होंने पेश किए, उन तमाम जातियों को उन्होंने समुचित प्रतिनिधित्व दिया, चाहे उसमें कुर्मी को 10 के ज्यादा करीब टिकट दिए, मौर्य समाज को 6 से ज्यादा टिकट दिए हैं, पाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बना दिया है, कश्यप समाज से उन्होंने 5-6 टिकट दिए हैं। इसी तरह से राजभर, बिंद और जो दूसरी जातियां हैं, 2 सामान्य सीटों पर उन्होंने एक जगह जाटा उतार दिया, एक जगह पासी उतार दिया। इस वजह से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। और सबसे बड़ा जो कारण था वो था महंगाई और बेरोजगारी का। और उसमें चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सबके लिए मुसीबत। और खास करके जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उसमें भी खास करके लोअर मिडिल क्लास, उसके सामने तो बड़ी मुसीबत थी। और मैं बार बार राजीव जी कहता हूं कि जब महंगाई होती है तो सबसे ज्यादा मार पड़ती है गरीब पर, लोअर मिडिल क्लास पर, क्योंकि उसके थाली का वो एक सब्जी कम होने लगती है जी। कहीं दाल में छौंका भी बंद हो जाता है। और कई बार जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नजदीक है तो उसकी रोटियां कम होने लगती है, उसको ठीक तरह से सब्जी भी नसीब नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है महंगाई की वो गरीब आदमी पर, लोअर मिडिल क्लास पर। और अगर आमदनी नहीं है, एक बार अगर आमदनी हो तो भी महंगाई को थोड़ा सह सकता है व्यक्ति, लेकिन जब आमदनी ना हो तो वो क्या करेगा? आपने कटोरा लेकर के लाइन में लगा दिया, भिखमंगा बना दिया इस देश के लोगों को, जिन्होंने इन 75 साल में स्वाभिमान और सम्मान के साथ रहना सीखा। खास करके उन समुदायों ने जिनको हजारों साल तक प्रताड़ित किया गया, उन्होंने अपना मस्तिष्क उठाना सीखा था और आपने उनको कुचल करके फेंक दिया उनके स्वाभिमान। और यही वजह है कि आज वो ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं मतदान केंद्र पर कि कल को हमको कटोरा ना फैलाना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, हम अपने अधिकार से मांगे कि हमारी नौकरियां कहां हैं। क्योंकि वो जेहन में आ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि साहब 30 लाख नौकरियां ये खाली है, इनको हम भरेंगे, बैकलॉग भरेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जितने सरकारी पद हैं वो तो भरे जा सकते हैं। जो निजी कंपनियां हैं उनमें तो नौकरियां दी जा सकती हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं कि व्यक्ति को पहले गरीब बनाइए, उसको उसकी शिक्षा से उसको दूर करिए ताकि वो 200 रुपए में काम करे। काम के घंटे कितने बढ़ा दिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की ये कैसे हत्या कर रहे हैं। जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि बाबा साहब ने 1945 में अंग्रेजी हुकूमत में जो श्रमिक कानून बनाए थे कि साहब काम के घंटे अधिकतम 8 होंगे, इन्होंने उठा करके 12 और 16 कर दिए। कैसे शोषण हो रहा है इस देश में गरीबों का, मजदूरों का। और शिक्षा इतनी महंगी कर दी। दवाइयों के दाम आप देख लीजिए, एक पैरासीटामोल जो कोरोना के पहले 50 पैसे का मिलता था, आज 2.5 रुपए का है। ये मार किस पर पड़ रही है? अंबानी और अडानी पर नहीं पड़ रही है, ये मोदी और शाह पर नहीं पड़ रही है, ये जय शाह को कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन इस देश का जो दलित है, पिछड़ा है, किसान है, मजदूर है, जो मिडिल क्लास है, उसकी हालत खस्ता है। वो क्या करेगा? या वो जहर खा करके मर जाए, फांसी लगा करके मर जाए, या फिर वो भीख मांगने के लिए तैयार हो, जिसमें स्वाभिमान होगा वो क्या करेगा? लेकिन ये लगातार उस स्वाभिमान को कुचल रहे। उसके एवज में आज लोग खड़े हुए उस बदलाव के लिए, और वही आपको वो लाइनें दिख रही होंगी। उनसे जिन लोगों ने पूछा है, असल में उनकी वो भावनाएं व्यक्त हुई हैं, और इसीलिए वो पुलिस की लाठियों की परवाह नहीं कर रहे हैं, धूप की परवाह नहीं कर रहे हैं। वो उनको बदलने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं, हमें 400 पार चाहिए। जी राजीव जी, मतलब ये मुद्दा बिल्कुल जमीन तक जा चुका है, जहां संविधान बदलने की बात जो आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।